नमस्कार दोस्तों, पवन वाइगड़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इसमें आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक पार्ट। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि सर एकदम से रिकॉर्डेड वीडियो कैसे आ गया, आप तो लाइव ले रहे थे फिर आपने वो बंद कर दिया। मुद्दा ऐसा है कि जब मैं फ्री होता हूँ तब आपकी कॉलेज होती है और जब आपकी कॉलेज होती है तब मैं फ्री होता हूँ, मतलब बात एक ही है। आप चाहते हैं मैं शाम में क्लास लूँ या शाम में लाइव लूँ। शाम में लाइव का इतना सारा ये है कि मैं किस किस क्लास को पढ़ाऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको बराबर टाइम पे मिल जाए जिस समय आप अच्छे से पढ़ सकें। एक रेगुलर फिक्स टाइम हम इसका कर देंगे और उसी टाइम पर ये रेगुलर आपको अब मिलते रहेगा वीडियो, जब आप घर पर रहोगे, जब आप कॉलेज आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई होती रहेगी। लाइव नहीं हो रहा है पर रिकॉर्डेड तो हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़, जितना जल्दी जितना ज़्यादा हो जाता है उतना कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी सितंबर है। अब ये सितंबर से लेकर के कैसे मैं दिसंबर एंड तक या जनवरी एंड तक इसको कितना होता है तो देखते हैं। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी कि पूरा हो जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या सीखने वाले हैं हम उसको देखते हैं। सबसे पहले वी विल स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सच इज द एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में इसका क्या उपयोग होने वाला है ये हम सीखने वाले हैं। अब अगर आपने स्ट्रेट लाइन नहीं किया है 11th का तो इसमें प्रॉब्लम्स आएगी। और अभी एक बात बता दूं, अभी हमने स्ट्रेट लाइन किया, हम MST-CT का जो क्लास कर रहे थे उधर जो सीखा है वो बहुत सारा यहाँ काम में आ जाने वाला है। अच्छा, इसमें हम रेट ऑफ मेज़र भी इसमें करने वाले हैं। पहली एक्सरसाइज में ये दोनों है, उसके बाद में आगे अप्रॉक्सीमेशन होगा, रोल्स थ्योरम होगा, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जिसे हम LMVT कहते हैं वो होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और मैक्सिमा मिनिमा होगा। लेकिन ये अगले पार्ट में, अभी तो हमारे लिए ये दो ही मेन पॉइंट है जहाँ हम इसको करने वाले हैं। अब मुद्दा क्या है, यहाँ पर आगे का जो पॉइंट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में इसका क्या उपयोग होने वाला है। तो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ स्लोप ऑफ अ लाइन, है ना, एक रिलेशन देखना, एक स्लोप ऑफ अ लाइन, ओके, और अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व। एक लाइन का या एक टेंजेंट टू द कर्व का हमको यहाँ पर हम इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब सबसे पहली बात, कर्व क्या है, फिर टेंजेंट कहाँ से आ गई। टेंजेंट जो वर्ड है हमने पहले सीखा था कि अगर ये सर्कल है तो सर्कल को एक लाइन जो टच करके जाती है हम इसको कहते थे टेंजेंट। हमने अपने 10th में इसको पढ़ा था, इसके ऊपर के थ्योरम्स भी किए थे। अब यहाँ पर किसकी बात होने वाली है, कर्व की बात होने वाली है। तो यहाँ लिखिए सबसे पहले लिखिए लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन है ना ऑफ x which represents a curve। ठीक है ना, ये क्या है, इट इज y is equals to f of x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x, ओके। और ये क्या है, विच रिप्रेजेंट्स अ कर्व, ये एक कर्व को बताता है। मुद्दा क्या है, यहाँ पर y is equals to f of x ही मेन है ना। तो अब ये कर्व कैसे बताएंगे हम, इस कर्व को हम कैसे बताएंगे, इस कर्व को बताने के लिए लेट्स से कि मैंने एक लाइन ऐसी खींच ली है ना, ये कर्व हो गया, ये क्या हो गया, ये कर्व हो गया। कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब कंटिन्यूअस हमने सीखा था विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट कट, है ना, वो कंटिन्यूअस। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्या करने वाले, यहाँ पर हम इसके टेंजेंट की बात करने वाले। यहाँ पर जो है हम इसकी टेंजेंट बनाएंगे। तो इसकी टेंजेंट क्या हो सकती है, इसकी टेंजेंट बनाते हैं लेट्स से कि ये वाली जो लाइन है जो उसको टच करके जा रही है, ज़्यादा ही पास हो गई, थोड़ी दूर से बनाते हैं। लेट्स से कि ये वाली एक लाइन है जो इसको टच होके जा रही है, या इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही बना लेते हैं। एक मिनट रुको भैया, ये जो है ये टच करके जा रही है, इसको टच करवा दी हमने, ये क्या हो गई, इसकी टेंजेंट हो गई। ये क्या बना दी हमने ये बना दी, दिस इज नथिंग बट अ टेंजेंट। ये क्या है, ये टेंजेंट है। ठीक है, ये है टेंजेंट। अच्छा, कर्व क्या देके रखा है हमको, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। कर्व क्या देके रखा है, कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन है। टेंजेंट निकल गया। तो देखो अभी करना क्या है, ये सब क्या बता रहा हूँ मैं, क्यों बता रहा हूँ भैया, ऐसा है कि आपको क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं कि आपको पर्टिकुलरली कोई कर्व दिया होगा, उस कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन और आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। आपको इसके अंदर करना क्या है, पहली बात क्या फाइंड करना पड़ने वाला है, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना सीखना है। आज हम ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना सीखेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये नॉर्मल किस बला का नाम है, नॉर्मल मतलब बेटा होता है परपेंडिकुलर, और वो कहाँ होता है,
जो इक्वेशन ऑफ ये जो टेंजेंट बनी ना, इसी के ऊपर जो परपेंडिकुलर हो जाए वो होता है नॉर्मल। ये क्या है? ये नॉर्मल है ना? नॉर्मल क्या लिख दिया मैंने, ये नॉर्मल है। और ये क्या है? ये अपने को कर्व देके रखा है, ये जो लाइन देके रखी है कर्व देके रखा है, ये अपने को टेंजेंट देके रखा है। अब अपने को क्या करना है? इस टेंजेंट की भी इक्वेशन निकालनी है और इस नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ, टेंजेंट क्या है? एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। नॉर्मल क्या है? वो भी स्ट्रेट लाइन है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? हमने कौन कौन सी इक्वेशन देखी है? अगर आपको बोले कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ, तो कौन कौन से फॉर्म सीखे थे हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सीखा था, हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म सीखा था, हमने 2 पॉइंट फॉर्म सीखा था, हमने उसके नॉर्मल वाला फॉर्म भी सीखा है, ठीक है ना। उसके बाद में हमने मतलब कुल मिला के 5 से 6 प्रकार सीखे जो MST CT की क्लास में मैंने सारे बताए हैं आपको। तो यहाँ पर हम कौन सा पार्ट उपयोग करने वाले? अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर है, ये इस स्लोप पर जो टच कर रहा है, जो पॉइंट, लेट से कि पॉइंट P है और ये x1 y1 है। मेरे पास एक पॉइंट है, मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है या उस पॉइंट से जा रही है, तो क्या इस पर्टिकुलर लाइन को, ये पर्टिकुलर लाइन जो है ये इस पॉइंट से पास हो रही है, तो क्या मैं इसका इक्वेशन निकाल सकता हूँ? कैसे निकालूंगा? सिर्फ पॉइंट से होगा? पॉइंट से तो, एक पॉइंट से तो हजारों लाइन पास होती है, एक पॉइंट से तो हजारों लाइन पास होती है, चाहे तो फिर वो कोई भी हो सकती है। तो मैं कैसे निकालूंगा? सिर्फ पॉइंट से नहीं। अगर पॉइंट से है तो मुझे पॉइंट स्लोप चाहिएगा। अच्छा, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है y इज इक्वल टू, पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है y इज इक्वल टू, सॉरी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये होता है। तो मेरे पास x1 y1 है, मेरे पास m है क्या? मेरे पास m नहीं है। पर सर ये सब बातें आप कर रहे हो, फिर डिफरेंशिएशन का क्या बात आई है? देखो, यहाँ मेरे पास y1 है, y2 है, मेरे पास स्लोप नहीं है। मैं स्लोप कैसे निकालूंगा? स्लोप वो भी कौन सा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसा निकालूंगा? तो यहाँ देखो, यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो m1 है और स्लोप ऑफ जो नॉर्मल है वो क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 है। तो मेरी इक्वेशन कैसी बन रही है? मेरी इक्वेशन ऐसी बन रही है, ये वाली इक्वेशन बन रही है। पर सर मुझे बताओ ना, स्लोप कैसे आएगा? यहाँ कोई एंगल थोड़ी दिया है एक्स एक्सिस के साथ में। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? जो कर्व देके रखा है, जो कर्व देके रखा है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लूँ, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लूँ और उसको इस पॉइंट से गुजार दूँ, वो तो जा ही रहा है ना। मतलब ये वैल्यूज में उस कर्व के डिफरेंशिएशन में पुट कर दूँ तो आई विल गेट दी स्लोप। स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, यहाँ ऐसा लिखा जाता है कि दैट इज स्लोप, उसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, उसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, स्लोप को ग्रेडियंट कहते हैं। ध्यान रखना, अगर आप कहीं गलती से CBSE की एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप JEE देने जाओगे तो ग्रेडियंट वर्ड वहाँ पर यूज़ होगा, और अगर ग्रेडियंट वर्ड आपको पता नहीं होगा तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट ये कैसे निकलेगा? वो हमने m1 लिया है और m1 क्या होगा? m1 होगा dy बाई dx, और वो किस पॉइंट से जा रहा है? वो जा रहा है x1 y1 से। मतलब x1 y1, मतलब आपको क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेना है इस कर्व का और उसमें x1 y1 पुट कर देना है। यहाँ से x1 y1 आ जाएगा तो आपको स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मिल जाएगा किसका? टेंजेंट का। पर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो मुझे m2 निकालना पड़ेगा। क्या मुझे बता सकते हो कि इस स्लोप में और इस टेंजेंट, सॉरी, नॉर्मल में और टेंजेंट में क्या रिलेशन है? भैया नॉर्मल मतलब इसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर, देखो स्लोप सीखते समय हमने 2 बातें सीखी थी कि या तो पैरेलल अगर लाइंस होगी तो स्लोप इक्वल होते थे, और अगर परपेंडिकुलर लाइंस होती थी स्लोप का जो मल्टीप्लाई होता था वो -1 होता था। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मुझे m1 मिलेगा, इसकी मदद से क्या मैं ऐसा लिख पाऊंगा कि यार m1 इंटू m2 जो है वो -1 है, तो मुझे अगर m2 निकालना है तो मैं -1 अपॉन m1 कर लूँगा। तो देखो मुझे यहाँ से m1 मिल जाएगा, यहाँ से m2 मिल जाएगा। x1 y1 मुझे दिए हुए रहेंगे पॉइंट, मुझे इस कर्व को डिफरेंशिएट करना है, मुझे इसका स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट को हम पुट कर देंगे उस कर्व में, और उसके बाद में स्लोप मिलने के बाद में मुझे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। और ये क्या है? इट इज स्लोप ऑफ, ये क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 क्या होगा? -1 अपॉन m1।
ठीक है ना। इस तरह से आप दोनों के स्लोप निकाल लोगे। दोनों के स्लोप आपने यहाँ पुट कर दिए, दोनों के पॉइंट्स आपने यहाँ पुट कर दिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गई। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखना कि dy बाई डी जो है, ये जो dy बाई डी है, कीप दिस थिंग इन माइंड, ये dy बाई डी जो है वो जो कि x1 y1 आपने लेके रखा है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान रखना कि जो डिफरेंशिएशन है इसका x1 y1 का, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ ये बात ध्यान रखना है ना, स्लोप 0 नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको इक्वेशन आपको जो दे के रखा है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म है इसका, तो एक कर्व दे के रखा है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ x विच रिप्रेजेंट्स अ कर्व, एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ, L1 को मैं टेंजेंट कर देता हूँ और L2 को मैं नॉर्मल कर देता हूँ, है ना। टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट L1, और इसको मैं L2 नाम दे देता हूँ, लाइन 1 और लाइन 2, ठीक है। और ऐसी है वो लाइन 1 लाइन 2 कि लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के ऊपर, है ना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। तो मुझे इनकी इक्वेशंस निकालनी, क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं। क्वेश्चन ये आने वाला है कि कर्व देके रखा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करो, अ कर्व इज गिवन एंड इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ऐसा दिया होगा। तो आपको क्या होगा, आपको बस इतनी ही लाइन दी होगी, दिस कर्व इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, आपको जो कर्व दिया होगा उस कर्व को डिफरेंशिएट करना, वहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, पर्टिकुलर पॉइंट से वो जा रहा है, तो उसको मैं यहाँ इस वाले में वैल्यू पुट करूँगा, इस वाले में वैल्यू पुट करूँगा, तो मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। और अगर मैं इसे इस वाले में पुट करूँगा, कहाँ पर, एक्सक्यूज मी, अगर मैं इस वाले में पुट करूँगा तो मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या करना है, ठीक है ना। अब एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर ये यहाँ आपने 0 के इक्वल क्यों नहीं लिखा है, ये 0 क्यों नहीं हो सकता। भैया मेरे, अगर मुझे M2 निकालना है तो मैं यहाँ M1 रखूँगा, मैं M1 रखूँगा मतलब ये M1 यहाँ नीचे आएगा, तो ये तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। अपॉन में 0 थोड़ी आता है, अपॉन में 0 थोड़ी आता है, इट इज़ नॉट इक्वल, ये 0 नहीं होगा। 0 अगर अपॉन में हो जाएगा तो इन्फिनिट वाली बात आ जाएगी, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। वो स्लोप तो इधर है, वो इधर y एक्सिस बन जाएगा, है ना, तो वो बात है ही नहीं, ठीक। तो इसका ध्यान रखना कि ये जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए इसमें ये दोनों बातें पूरी तरह से क्लियर हो गई है। मतलब अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है, कोई कर्व दिया होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 करो, इसको x1 y1 करो। तो जब भी आप ऐसी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे तो आपको सिंपल स्लोप पॉइंट फॉर्म ही लेना है। और स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। और इसी m1 की मदद से आपको पता है कि m1 इंटू m2, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको चाहिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत क्लियर हो गई ना, तो टेंशन नहीं है। तो m1 इंटू m2 हमारा -1 होता है, क्योंकि क्या है, दोनों लाइन क्या होती है एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पर हमको दिख रहा है, यहाँ पर हमको दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ ये हो जाएगा, सीधे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, बाहर और कुछ नहीं लिखना मुझे, है ना। जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी y माइनस y1 और फिर होगा m2 x माइनस x1, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हो गई और यहाँ पर ये इस तरह से दिया है, कुछ ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। आपको स्लोप निकालते आ जाएगा, है ना, m1 निकालोगे कर्व से और वो वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, पॉइंट्स की वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल बी एबल टू डू दिस। अब इसमें आपकी बुक में ऐसा ही एक एग्जाम्पल देके रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल ऑफ द कर्व एट अ गिवन पॉइंट। कैसे आप निकालोगे, बड़ी सिंपल सी बात, हमको y दिया है, तो y क्या दिया है, 2x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 देके रखा। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, ये होगा 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर होगा d अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स, ये 2 हो जाएगा। ये एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x और ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आया, 6x स्क्वायर आया माइनस 2x। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, dy बाई डी एक्स हमारे पास में आ गया
डिफ्रेंशिएशन आ गया इस फंक्शन का, वो है 6x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अच्छा, ये किस पॉइंट से जा रहा है? -1/2 से जा रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसको पास करवा देते हैं। तो dy/dx, और यहाँ छोटा सा पॉइंट लिख देना, दैट इज 1/2 and 2। तो हमको क्या करना है? हमको तो x की ही वैल्यू पुट करना है, इधर y है ही नहीं। तो क्या हो गया? ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, 6 इंटू 1/2 इंटू 2 -1, ये कट गया 3 बार, 3/2 में से ये क्या, तो हाफ आ गया। ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? ये हो गया dy/dx। ठीक है ना, और ये है 1/2, इससे जा रहा है। अब एग्जैक्टली ये क्या है? ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो यहाँ क्या हो गया? आप लिखिए लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? वो m1 है, और m1 किसके इक्वल होता है? वो dy/dx। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, ऐसा करके लिखा होगा, आपको CBSE की बुक्स में दिखेगा ऐसा, है ना, इज इक्वल टू 1/2। तो आपका m1 क्या आ गया बेटा? आपका m1 जो आ गया है वो आ गया है 1/2। ठीक है, अभी इसमें काम खत्म हो गया क्या? इसमें पूरा काम खत्म हो गया क्या? ये हमको 1/2 मिला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला है। अब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं और फिर वैसे ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या हो गया? ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो यहां लिखिए अब लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, आप जानते हो, m1 इंटू m2। ये m2 है, तो m1 इंटू m2 -1 है, तो m1 हमारा 1/2 है। m1 जो है वो 1/2 है इंटू m2 है बराबर -1। तो m2 क्या हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये m1 है और ये m1 m2 दोनों आ गए मेरे पास में। अब मुद्दा क्या है? अब मुद्दा जो है उसको भी समझ लो, जो अब आगे का मुद्दा है। आगे का मुद्दा है, आपको दो बातें निकालनी है। एक निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और एक आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दो ही बातें निकालनी है, तो हम दोनों चीज़ें निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए किस पॉइंट से जा रही है? वो जा रही है 1/2 से। स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? स्लोप दे के रखा है m1 इज इक्वल टू 1/2, और किस पॉइंट से जा रही है? पॉइंट क्या है? 1/2। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1 mx माइनस x1। अब हमको क्या करना है? यहाँ पर ये जो हमें x y की वैल्यू देके रखी है, भाई ये क्या है? ये आपकी जो वैल्यू देके रखी है ये क्या है? ये x1 है, ये y1 है। तो ये x1 यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो y माइनस y1 मतलब 2 है, और m की जगह हम m1 लिख लेते हैं, क्योंकि ये 1/, भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट तो m1 ही है ना, तो m1 लिख लेते हैं। और x माइनस x1 कितना है? 1/2 है। एक काम करो, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो y माइनस 2 1/2, ये 2 का यहाँ होगा, तो ये होगा 2x अपॉन में हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 इधर आ जाएगा, y माइनस 2 में इधर आ जाएगा 2x माइनस 1। तो बेटा इसका मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 4y माइनस 8 बराबर 2x माइनस 1। सबको उधर ले जाओ, ये हो गया 2x माइनस 4y। देखो ये प्लस का 4y है, उधर जाके माइनस का 4y, ये माइनस का 1, ये प्लस का 8 बराबर 0। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0। तो इसको नीचे लिखना, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको क्या लिखोगे? दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल लिया है मैंने, कोई नया नहीं है। ये आपको पेज नंबर दे के रखा है बेटा, पेज नंबर 66 पर है ये, है ना, ये पेज नंबर 66 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपन ने यहाँ पर निकाल ली है। अपन ने यहाँ क्या निकाल लिया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। अब अपने को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो कोई बहुत ऐसा तूफान काम नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं, है ना, बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो दूसरा क्या होगा? फार्मूला। अब यहाँ स्लोप क्या है? यहाँ m2 क्या आया हमारा? m2 माइनस 2 आया। और पॉइंट P क्या है? किस पॉइंट से जा रहा है ये पॉइंट तो 1/2 से ही जा रहा है ना। बस अपन क्या करते हैं, कर्व का जो है वो लिखते हैं, सॉरी इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है अपनी? इक्वेशन है बेटा अपनी दैट इज y माइनस y1, और m1 की जगह m2 लिख दो, x माइनस x1। बाकी तो ये पूरा बाजार तो वैसे ही रहने वाला है। मतलब आप चाहो तो
ऐसा का ऐसा, अब देखो सीधे वैल्यू पुट करते हैं ना, क्या है इसके अंदर, y माइनस y1 की जगह 2 है, m2 हमारा क्या है -2 है, और x माइनस x1 1/2 है, 2 का मल्टीप्लाई करो इधर, तो y माइनस 2 बराबर -2, ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो y माइनस 2 बराबर -2x प्लस 1, दोनों को इधर ले आओ, 2x प्लस वाई माइनस 2 माइनस 1 बराबर 0, तो हो गया 2x प्लस वाई, 2 और 1 क्या हो गया माइनस का 3, सो दैट दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो सिंपल हो गया, बहुत सिंपल सा प्रकार है, ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। क्या करना है, क्वेश्चन दिया होगा, पहले आपको इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, फिर उसके बाद में आपको उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में पर्टिकुलर पॉइंट से गुजार दो, ये वैल्यू पुट कर दो, पॉइंट की वैल्यू, ये मतलब आपका स्लोप आ गया। ये क्या हो गया, ये आपका स्लोप है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ योर m1, और एक बार m1 आ गया तो m1 से आप m2 निकाल लो, क्योंकि m1 m2 का मल्टीप्लाई जो है वो -1 होना है, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। बस इतना ही काम है, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका ले लो, इसका भी ले लो। आइए दोस्तों आगे आते हैं, आगे देख रखा है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। अब इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसमें आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। लाइक मेरे पास x और y एक्सिस है, सबसे पहली बात, ठीक है, और यहाँ मैंने एक कर्व ले लिया कुछ इस तरह से, ठीक है ना, थोड़ा इसको और तिरछा लेते हैं अपन, बेटर रहेगा ऐसा, ठीक है। इस तरह का एक कर्व है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल्स टू क्या देखे रखा है, एफ ऑफ एक्स देखे रखा है। हमें रेट मेजर निकालना है, रेट चेंज निकालना है। तो लेट्स से कि यहाँ पर हम 2 पॉइंट लेते हैं, है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये 0, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट P लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और एक पॉइंट Q लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। अब हमको यहाँ पर रेट चेंज निकालना है, तो सबसे पहले देखिए एक काम करते हैं अपन, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पर, और सॉरी एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पर, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और ऐसे ही यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पे भी डाल देते हैं, और इसको मैं थोड़ा बढ़ा भी लेता हूँ आगे यहाँ तक के, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पे भी डाल देते हैं इस एक्सिस पे, ठीक है ना। मतलब सबको मैं ज्वाइन कर ले रहा हूँ, लेट्स ज्वाइन दिस पॉइंट और दिस लाइन ऑल्सो, कुछ अलग कलर में लिया जाए। दूसरा कलर क्या है यहाँ पर, कोई कलर नहीं, दूसरा कलर क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये अच्छा लग रहा है, जो दिखे भी, हाँ ये दिख रहा है, तो चलो ये ले लेते हैं दूसरा कलर। अब यहाँ पर थोड़ी बात समझने वाली है, चेंज क्या हो रहा है ना, x इज चेंजिंग फ्रॉम x1 टू x2, x1 टू x2, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 0 है, ये वाले कोऑर्डिनेट क्या है, x2 0 है, इसके क्या है, ये 0 y1 है, और इसके क्या है, ये 0 y2 है। अच्छा, y1 y2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 आपका होगा f ऑफ x1 और y2 क्या होगा आपका f ऑफ x2 होगा, ठीक है ना। अब हमको इसमें चेंज निकालना है, वो रेट चेंज निकालना है। अब सीधी सीधी बात है, अगर मैं आपको कहूँ कि यार इस लाइन में यहाँ पर जो x1 जो है, x1 इज चेंजिंग, इसमें एक थोड़ा सा चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, तो अगर मैं इसमें ये निकाल लूँ डिफरेंस, मतलब ये x2 है, ये x1 है, ये पूरा x2 है, ये पूरा x1 है, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये होगा x2 माइनस x1, वैसे ये पूरा y2 है और ये वाला y1 है, तो ये वाला क्या होगा, y2 माइनस y1। तो यू नो देयर इज अ चेंज इन x दैट इज डेल x, और वो क्या होगा, x2 माइनस x1 है ना। चेंज इन x कितना हो रहा है, x2 माइनस x1, ये चेंज है x की पोजीशन में, और डेल y क्या चेंज है, दिस इज y2 माइनस y1। तो अगर मुझे इसका टोटल चेंज निकालना है, तो हम जो इसको बोलते हैं रेट चेंज बोलते हैं, तो मैं जब इसको लिखूंगा तो वो होगा डेल y बाय डेल x, और डेल y बाय डेल x क्या होगा, हम लिखेंगे इसको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, एक और चीज़, ये जो मैंने लिखा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर ऐसा देखा जाए तो ये जो लाइन जा रही है PQ जा रही है, PQ इज नथिंग बट अ सेकंड। देखो सेकंड क्यों, क्योंकि 2 जगह इंटरसेक्ट करके जा रही है। हमने सर्कल में सीखा था कि एक लाइन 2 जगह इंटरसेक्ट करके जाए तो सेकंड होती है, और टच करके जाए तो टेंजेंट होती है।
तो ये सेकंड है, ये सेकंड लाइन का स्लोप है। अगर ये देखें तो ये स्लोप है ना। ये थोड़ा सा आपकी बुक में एक अलग तरीके से लिखा है, मैंने इसको थोड़ा पहले अलग जानबूझ के आपको बताया, और अब मैं आपको आपकी बुक की थ्योरी बता देता हूँ कि एग्जैक्टली बुक में क्या दिया है। तो ये इट इज़ नथिंग बट एक फंक्शन हमको देके रखा है, एक फंक्शन देके रखा है हमको, y इज टू एफ ऑफ एक्स इज अ गिवन फंक्शन। ओके, देन द चेंज इन x फ्रॉम x1 टू x2, है ना, चेंज इन x में एक चेंज हो रहा है, x1 से x2 में एक चेंज हो रहा है, चेंज इन x। ओके, दैट इज x1 टू x2 इज जनरली डिनोटेड बाय डेल x। और ये कैसे बताया जा रहा है, चेंज इन x कैसे बताया जा रहा है, वो डेल x से बताया जा रहा है, दैट इज डेल एक्स इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। मैंने वही लिखा था, डेल एक्स इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। और फिर भाई साहब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y के अंदर कितना चेंज होगा। अगर भाई x के अंदर चेंज हो रहा है, अगर x के अंदर x1 से x2 में चेंज हो रहा है, मतलब x2 माइनस x1 में इसको लिख रहा हूँ, तो y में क्या होगा, y1 से y2 होगा। तो चेंज उसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 कर लेंगे, तो y2 माइनस y1 ये इसमें चेंज आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए कि दैट जो हमें बता के रखा है, चेंज इन x फ्रॉम x1 टू x2 इज जनरली डिनोटेड बाय डेल x, that is del x is equals to x2 minus x1. Then the corresponding change in y is denoted by del y, that is f of x2 minus f of x1. बात एक ही है, मैंने यहाँ पर y2 minus y1 लिखा है, और वही है f of x2 minus f of x1। ठीक है, ये इसके अंदर का चेंज है, आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, ये वाला मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख के रखा है। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है द डिफरेंस इक्वेशन क्वोशंट। ओके, del y by del x is called the average rate change. It is nothing but ये जो हमने निकाला है, ये जो हमने निकाला है, इट इज एवरेज रेट चेंज, इट इज एवरेज रेट चेंज। एग्जैक्टली एवरेज रेट चेंज होता क्या है, देखो बेटा, ये यहाँ गया है ना, ये यहाँ से जा रहा है, ये हो सकता है ये इधर से जाए, हो सकता है इधर से जाए, अलग अलग पोजीशन से जाएगा वो, तो एवरेज लिया जाएगा उसमें ना, क्योंकि ये एक ऐसा जा रहा है। अब इसी पॉइंट से मैं थोड़ा इसको तिरछा कर दूं, एक लाइन ऐसी जा रही है, उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा, तो ऐसे बहुत सारे उसका कलेक्शन करके, तो इसके लिए इसको एक सिंपल वे में ऐसा बोला जाता है एवरेज रेट चेंज। एवरेज रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो देके रखा है, एंड दिस कैन बी इंटरप्रिटेड एज ज्योमेट्रिकली एज द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। देखो क्या बोल रहा है, दिस कैन बी इंटरप्रिटेड ज्योमेट्रिकली एज अ स्लोप ऑफ अ सेकंड लाइन जॉइनिंग p x1 f of x1 और q x2 f of x2। मतलब कि ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड जो छेदिका म्हणतो त्याला, वो जो है, वो जो जा रही है, ये उसी का तो स्लोप है, उसी का स्लोप है ना, सेकंड का स्लोप है। और सेकंड का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमने स्लोप का फार्मूला जो सीखा था, हमने जो स्लोप का फार्मूला सीखा है पहले, तो स्लोप का फार्मूला यही तो है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना, यहाँ ये कनेक्शन होता है डेरिवेटिव का इसका, और वही चीज़ है, दिस कैन बी इंटरप्रेटेड ज्योमेट्रिकली एज द स्लोप ऑफ अ सेकंड लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू। जो पी क्यू को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, सेकंड है, उसका स्लोप है। ओके, अब यहाँ पर आगे बता के रखा है, कंसिडर द एवरेज ऑफ अ रेट चेंज ओवर अ स्मॉलर इंटरवल बाय लेटिंग x2 अप्रोचेस x1। ओके, एंड देयरफॉर इट इज डेल x। ये समझा जा रहा है कि x2 जो है वो x1 को अप्रोच कर रहा है। मतलब क्या सीन क्या है, मतलब सीन ऐसा है कि यार ये लाइन जो ऐसी गई है, ये फिर ऐसी भी जा सकती है, ये फिर ऐसी भी जा सकती है, फिर ये ऐसी भी जा सकती है, फिर ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट धीरे धीरे इधर मूव कर रहा है। इट मीन्स कहना इसको ये है कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट धीरे धीरे ऐसा मूव कर रहा है इधर, ये यहाँ आएगा, फिर 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 तो ये अप्रोचिंग, x2 इज अप्रोचिंग टू x1, x2 इज अप्रोचिंग टू x1, और स्मॉलर वो छोटा चेंज होते चले जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना नहीं ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो एवरेज रेट चेंज है वो क्या होता है, वो होता है डेल y बाय डेल x इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इतना आपको ध्यान रखना है। कंसिडर द एवरेज रेट चेंज ओवर स्मॉलर इंटरवल बाय लेटिंग x2 अप्रोचेस x1 एंड y2 अप्रोचेस y2, है ना। Therefore the letting del of x2 approach 0। मतलब जब ये धीरे धीरे इसके पास में आएगा, मुझे एक बात बताओ, ये धीरे धीरे पास में आ जाएगा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा उनका, 0 हो जाएगा डिफरेंस। भाई ये जो डिफरेंस आज इतना बड़ा है, ये फिर यहाँ आएगा तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी, ये पॉइंट अगर यहाँ आ गया तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी, तो छोटा हो गया, ये लाइन पे ये पॉइंट यहाँ आ गया तो फिर ये लाइन यहाँ आ जाएगी, तो डिफरेंस धीरे धीरे कम होते चलेगा, और ये एक बार यहाँ आ जाएगा तो ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। ये बहुत छोटा सा चेंज इसको बोलते हैं। ठीक है, द लिमिट ऑफ द एवरेज रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट चेंज जब निकालना होगा तो आपको दोनों साइड में यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगी। मतलब यहाँ पर ये जो आपको ये जो रेट चेंज दे के रखी है, तो इसके अंदर आपको दोनों साइड में लिमिट लगाना पड़ेगी। मतलब कंडीशन ये वाली आएगी,
लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स, और फिर लिमिट x2 टेंस टू x1, x2 x1 को अप्रोच कर रहा है, एंड एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट्स इट। ये आपको रेट ऑफ चेंज का फार्मूला देके रखा सर इतनी थ्योरी भैया देख लो, है ना, इतना इसको डरने वाली बात नहीं है। आइए दोस्तों वीडियो के अगले पार्ट पे जाते हैं, जहां पर अब हम वेलोसिटी के बारे में सीखेंगे। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क, ये 3 बेसिक चीज़ें सीखना है, क्योंकि यहाँ भी रेट चेंज की बात होती है और इसीलिए सीखना जरूरी है। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं और मेजर ऑफ रेट चेंज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो रेट चेंज वाला सीन है वो क्यों है, थोड़ा सा मैं इसको बताने के पहले, वेलोसिटी बताने के पहले 3 चीज़ें बताता हूँ, जो कि है एक वेलोसिटी, जो बुक की डेफिनेशन है वो तो अपनी जगह है, एक है एक्सेलरेशन, जिसको एक्सेलरेशन कुछ लोग बोलते हैं, और एक है जर्क, ये 3 चीजें हम अभी आगे देखने वाले हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी मतलब होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, और जर्क क्या होता है? जर्क होता है एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। अब आप बोलोगे सर ये सब चीज़ें कहाँ से, कैसे, बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज नथिंग बट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ नथिंग बट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो हम किस तरह से लिखेंगे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज ds, चेंज इन टाइम इज dt, तो ds अपॉन dt। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है दैट इज dv, और टाइम कितना है dt। लेकिन v तो मेरे पास में ये था ना, v तो मेरे पास था ds अपॉन dt, तो यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा? d अपॉन dt, और ये होगा ds अपॉन dt। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आ गया? मेरा एक्सेलरेशन आ गया d2s अपॉन dt स्क्वायर। तो ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। ये पूरा का पूरा फिर से रिपीट करने वालों में, चिंता मत करो। फिर बात करते हैं जर्क की। तो जर्क क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, तो चेंज इन एक्सेलरेशन इज डी ए अपॉन डी टी। तो ए का वैल्यू मेरे पास क्या है? d2s अपॉन dt स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ d अपॉन dt, और ये d2s अपॉन dt स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d3s अपॉन dt क्यूब। तो ये आपका जर्क हो गया। अभी मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और जर्क है। जरा वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या बोलता है? ये बोलता है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। जब भी आप वेलोसिटी निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देखोगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ds होगा, और चेंज इन टाइम जो होगा वो dt होगा। तो आप इसको ऐसे डेल s और डेल t भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ds अपॉन dt, और इसीलिए मैंने पहले आपको ds अपॉन dt पीछे लिख दिया। ये तीनों मैंने एक जगह इसलिए रखे कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, और यही चीज़ यहाँ दे के रखिए वेलोसिटी में। वही चीज़ मैंने आपको ये बताना छोड़ के पहले आपको डायरेक्ट बता दिया, और अब आपको सेपरेट बता रहा हूँ, मतलब कि तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। और अब एक्सेलरेशन देखो, मैंने जो चीज़ें आपको तीनों चीज़ें बताई यहाँ पर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क में वेलोसिटी तो क्लियर हो गया कि इट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो ds अपॉन dt। वैसे ही एक्सेलरेशन में भी हम क्या करेंगे? यहाँ डेफिनेशन में क्या देके रखा है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अ चेंज इन द वेलोसिटी इज ds नहीं होगा, dv होगा। द चेंज इन द वेलोसिटी इज dv एंड इन टाइम इज dt। तो आप एक्सेलरेशन जब आप एक्सेलरेशन लिखोगे तो एक्सेलरेशन आपका होगा dv अपॉन dt, और यहाँ अगर मैं v की वैल्यू लिखूंगा तो v इज नथिंग बट द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड द चेंज इन टाइम, ओके। तो ये हो गया d2s अपॉन dt स्क्वायर। मतलब आपको इस तरह से एक्सेलरेशन निकालना है। और वैसे ही आगे क्या देके रखा है इसने? देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt इज एक्सेलरेशन एट द टाइम t। तो वही चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जर्क क्या है?
jerk is rate of change of acceleration with respect to time। तो यहां पर जर्क क्या हो जाएगा, जर्क हो जाएगा da अपॉन dt। अब यार यहाँ da क्या है, अगर da कोई पूछे तो ये चेंज इन एक्सेलरेशन है। da क्या है, da चेंज इन एक्सेलरेशन है और ds चेंज इन टाइम है। अच्छा, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो ये ऐसा हो गया। फिर ये हो गया d2v अपॉन dt स्क्वायर, और v क्या होता है, वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ds अपॉन dt होगा ही। तो इस तरह से ये हो जाएगा d3s अपॉन dt क्यूब, है ना। जर्क क्या हो जाएगा, d3s अपॉन d3 क्यूब। तो ये जर्क का फार्मूला है, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है और ये वेलोसिटी का फार्मूला है। और यही तीनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई थी, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लो, यहाँ एक चीज़ और समझ लो कि अभी आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। यहाँ आगे एक और चीज़ सीखना है, सम इम्पॉर्टेंट जो फार्मूलाज होंगे, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब ये चीज़ आपको सीखना है, ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे उस समय मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या फार्मूले हमको लगना है। हालांकि पूरे फार्मूले मुझे याद है ना, मैं पूरी लिस्ट भी दे दूंगा आपको कि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मेंसुरेशन आपका क्या हुआ था 10th के अंदर, आई फील कि आप जब कोविड लगा तब आप 10th में थे, तो आपका सीधी सी बात है मेंसुरेशन सरफेस एरिया वॉल्यूम जो टॉपिक था वो कम हो गया था। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी नहीं थी, और आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इसको कर लो, तो उस तरह से उसको उस हिसाब से उसको कर लो अच्छे से, ठीक है ना। मैं फार्मूले आपको पूरे दे दूंगा, या एक बार आपकी 10th की बुक भी खोल लोगे तो सारे मिल जाएंगे। क्या क्या करना है आपको, स्फीयर के फार्मूले करना है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, है ना। हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई r क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से सब उसका 2 पाई r स्क्वायर होगा। और क्या कहते हैं, सिलेंडर के लिए फार्मूले कर लेना। सिलेंडर क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r प्लस h, है ना। और मेन तो आपकी क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर और कोन, इतने शेप्स के लिए आपको अपना काम करके रखना है, ठीक है। सारे फार्मूले कर लो। हालांकि मैं पूरे फार्मूले लिख के देने वाला हूँ, चिंता मत करो, अगले वीडियो में। आज की वीडियो में यहीं पे रुकता हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसका कारण यही है कि मैं भी थोड़ा सा बुरा फील करता हूँ, बच्चे नहीं दिखते मुझे। और मेरी गलती क्या है कि मेरे पास जब फ्री टाइम है तब आपके पास फ्री टाइम नहीं है, और जब आपके पास फ्री टाइम है तब मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा क्लैश हो रहा है। तो मैं पढ़ाना तो रुकना नहीं चाहता था। कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली कमेंट किए, बहुत इमोशनल कमेंट्स थे, और मैं वो देख के रुक नहीं पाया। फिर मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, भले ही ये वीडियोस अवेलेबल हो, लेकिन ये वीडियोस जो है ना, मुझे अच्छे से याद है, ये वाले जो वीडियोस हैं मैंने स्क्रीन पे किए थे उस समय, मैंने बोर्ड पे तो किए नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी और वो सब चीज़ें लाना पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी आज की क्लास में देखा तो मैंने कुछ थोड़ी सी थ्योरी ऐड की है, यही पेज ऐड किया, बाकी तो मैंने सब आपको मेरे हिसाब से करवाया है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। आपने हर स्टेप की एक काम करना, मुझे मतलब एक काम करो कोई भी एक बच्चा, कि मेरे लिए इतना करना कि जितनी एक हर स्टेप पे मैंने आपको बोला है कि स्क्रीनशॉट ले लो, जो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने ले लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, और उसका ना मुझे एक प्रॉपर PDF बना के दे देना, उसका प्रॉपर मुझे PDF बना के दे देना, या मैं देखता हूँ इसको कैसे सेव कर लिया जाए। हालांकि सेव तो हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे पेजेस मैंने छोड़े हैं, स्किप किए हैं, कुछ चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से रखी, मतलब मैंने अपने हिसाब से आपको पढ़ाया है। जो बुक में इतना सब बाजार दे के रखा है वो देखने के बाद आदमी का दिमाग ख़राब होता है, तो दिमाग ख़राब नहीं हो, अच्छे से रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, ये कंटिन्यू रखना ही नहीं रखना बता देना, है ना। मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा मुझसे हो जाए, पर ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है मेरे लिए कि इतने कम टाइम में मुझे इसको खींचना पड़ेगा, तो वो कैसे मैं करता हूँ देखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहे पवन अकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद।